नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं रीट साइंस में अम्ल, क्षार तथा लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में से कलेक्ट किए गए हैं। ये टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिला था हमारे नए एप्लीकेशन पर, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो भी इसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। और हमारे नए एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी टेस्ट हमारे लगातार आते रहते हैं, रोज़ाना सुबह 10 बजे आपको फ्री टेस्ट मिलता है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसके अलावा जो प्री रीट की सीरीज़ है उसका पेपर नंबर 4 आपका हो चुका है, प्री रीट 4 आपका साथियों हो चुका है। प्री रीट 5 की जो डेट है वो आपको बताना चाहूँगा अभी से। प्री रीट 5 की जो डेट रहेगी, लास्ट ये प्री रीट एग्ज़ाम है, आपको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इसके चालू है साथियों। और 15 जुलाई है, 15 जुलाई 2022 को आपका ये एग्ज़ाम साथियों होगा, तो ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत ही शानदार पेपर, एक विशेष पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है प्री रीट 5 का, तो ज़रूर से ज़रूर उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। और साथियों, पहला जो आपका प्रश्न है वो आपके सामने टोटल 23 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में आपको सही कथनों का जो कूट है उसका चयन करना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल उत्तरदायी होता है, यानी कि जो हमारे दांतों को जो नुकसान होता है उसके लिए अम्ल जिम्मेदार होता है। दूसरा कथन जो है वो है आपका, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, यानी कि दांत के मध्य में जो कुछ खाद्य पदार्थ होता है वो फंस जाता है ना, तो वो जो है वो एसिड निर्मोचित यानी एसिड का निर्माण करके मुंह में छोड़ने में जो वो साथियों सहायता करता है, वो पदार्थ, फंसा हुआ पदार्थ। ठीक है, और ये बात भी बिल्कुल सही है ना। उस फंसे हुए खाद्य पदार्थ की वजह से मुंह का जो वातावरण है वो एसिडिक हो जाता है और दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हमारे मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम आ जाए, ठीक है, हम जानते हैं पीएच अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने का एक जो वो पैमाना है, जिसमें 7 के ऊपर न तो पदार्थ अम्लीय है न क्षारीय। 7 से आगे जाएंगे तो वो क्षारीयता का गुण बढ़ता जाएगा। ठीक है, और 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीयता का गुण जो साथियों बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मुंह का पीएच जब 5.5 आ जाए या उससे कम आ जाए तो दंत क्षय जो वो साथियों प्रारंभ हो जाता है। और दांतों का जो एक पदार्थ होता है इनेमल, ठीक है, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है साथियों, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, इसका नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है, और इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन आपका 3 बनेगा। देखिए, बेवजह का एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा पूरे वीडियो में। बिल्कुल जो आपका सिलेबस है, जो आपका स्तर है, उस हिसाब से प्रश्न बनाए गए हैं। थोड़े से कठिन प्रश्न आपको इसलिए लगेंगे क्योंकि इसमें कथनों वाले प्रश्न ही मैंने हर वीडियो में डाले हैं, हर टेस्ट में डाले। उसका रीज़न भी यही है कि आपका पूरा रिवीजन जो वो पाठ का या पूरे उस टॉपिक का एक साथ रिवीजन पूरा हो सके साथियों। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार कैसा भी पेपर बने, सरल बने, कठिन बने, मध्यम बने, निश्चित तौर पे जो मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं ये आपको सहायता करेंगे उस पेपर को करने में और अच्छे नंबर लाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। और इस टेस्ट को अगर आपने एप्लीकेशन पर दिया है तो उसमें भी आप सॉल्यूशंस में जाके देखेंगे तो इनको डिस्क्राइब किया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न को डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके आंसर को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वहाँ से और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रत्येक प्रश्न के बारे में आपको मिलेंगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो टेस्ट वहाँ पर दे सकते हैं, लिंक आपको एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बात बोलना चाहूँगा। देखिए, कुछ बच्चे थोड़ी छोटी मोटी समस्या आने पर एप्लीकेशन, कभी कभी नेट उनका कम चलता है या कोई दिक्कत आ जाती है, टेक्निकल इशू, तो नहीं चल पाता है। थोड़ी देर बाद में ओपन करोगे तो चल जाएगा। बस इतने से में ही वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। ठीक है, देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, नेगेटिव कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा सब्र करना सीखना चाहिए।
अगर आपने कोर्स लिया तो आपके पास मेरा नंबर भी जाता, आप मुझे कॉल करिए, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। आप वहाँ जा कर के नेगेटिव कमेंट करेंगे तो उससे कोई समाधान तो देखिए होगा नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल मेरे पास भी नहीं है। क्लास प्लस का सिस्टम है तो नेगेटिव कमेंट्स मुझे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे जो है साथियों यहाँ ज़रूर से ज़रूर जो वो आपकी समस्या को बताइएगा। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर जो साथियों जो भी बच्चा कोर्स लेता है उसके पास पहुँच जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रश्न को। और जिन बच्चों को एप्लीकेशन पसंद आया प्लीज़ वो भी जो है वो प्ले स्टोर पे जाकर के अच्छे कमेंट्स भी करें। दूसरा आपका प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है फॉर्मिक अम्ल। सूची 1 में अम्ल दिए गए और सूची 2 में संबंधित पदार्थ। तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है साथियों आपका चींटी के डंक में। चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर सीधा सीधा संपर्क हो जाएगा ए का 1 से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी और डी आपके डिलीट हो गए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है, चूने के पानी में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सब लोग जानते हैं टार्ट्रिक एसिड इमली या अंगूर में पाया जाता है। तो सी में क्या आएगा? 4 आएगा। डी में क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड साथियों साबुन में पाया जाता है। तो निश्चित ही डी में होगा 3। तो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 2 में ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 की बात करते हैं। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय तो वह किस रंग का होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। सीधा सीधा एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? तो मित्रों याद रखिएगा वह बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। इसे थेलोपाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ पे बैंगनी कलर इसका उत्तर जो साथियों रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं अब। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 है, अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं और सही कथनों के कूट का आपको चयन करना। पहला कथन आपके सामने है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है जबकि क्षार का स्वाद खट्टा होता है। बिल्कुल गलत कथन है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए अम्ल और क्षार का जो विलयन होता है, जलीय विलयन जो होता है वो तो क्या होता है साथियों? विद्युत का चालक होता है। लेकिन अम्ल जो है, अम्ल और क्षार, अगर केवल अम्ल और क्षार की बात करें तो दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इनका जलीय विलयन जरूर साथियों क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन अम्ल और क्षार की यहाँ बात की गई है तो वो कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते। तो ये भी गलत है। केवल ऑप्शन आपका 2 सही है। एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठाया गया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न 5 है, भ्रमर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सकती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए भ्रमर जो है उसके दंश में अम्लीय पदार्थ होता है और साबुन एक क्षार है जो अम्ल को निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है और दर्द जो वो खत्म हो जाता है एक प्रकार से। तो यहाँ उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है क्योंकि इसमें साथियों एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? यही तो पूछा है। एसिड होता है मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है इसमें? मेथेनोइक एसिड यानी HCOH, मेथेनोइक एसिड इसमें साथियों होता है। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द मेथेनोइक एसिड के कारण साथियों होता है, ठीक है। ये एक जो नेटल है, जो नेटल जो पौधा है वो साथियों शाकीय पौधा है। शाकीय यानी हर्ब जो आपके प्लांट्स हैं वो है जो जंगलों में मिलता है साथियों ज़्यादातर। तो यहाँ आपका आंसर बनेगा मेथेनोइक एसिड, ठीक है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 7 है आपका, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर क्षारीय प्रकृति का होता है।
एक अपचायक है, एक ऑक्सीकारक है या अम्लीय प्रकृति का। देखिए जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। जल यानी H2O में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अगर अपन प्रवाहित करेंगे तो सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस जो साथियों घुलती है, तो ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग आने वाला अम्लराज निम्नलिखित में से किसको मिलाकर के बनाया जाता है। यह प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है। अम्लराज साथियों नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को मिलाकर के बनाया जाता है। ठीक है, तो और इनका परसेंटेज क्या, इनका भाग क्या होता है, तो 1 भाग नाइट्रिक एसिड और 3 भाग HCl, 1:3। नाइट्रिक एसिड 1 भाग नाइट्रिक एसिड का अगर लिया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 भाग लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4, एक मिनट, CuSO4, ठीक है, प्लस 2H2O जलीय घोल ले रहे हैं अपन, तो जलीय घोल हो गया। इससे क्या बनेगा, देखिए SO4 आपका क्या होता है, SO4 आपका माइनस होता है और H प्लस आयन होता है। Cu आपका क्या होगा, Cu आपका प्लस होगा और OH इसमें से, भाई जल में H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे Cu क्या है, इधर Cu प्लस है और SO4 क्या है, माइनस है। तो Cu का तो OH के साथ रिलेशन बनेगा, तो CuOH की होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि Cu 2 प्लस होता है साथियों, है ना, OH की होल ट्वाइस बनेगा प्लस H2SO4 बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, जल अपघटन होगा। क्या होगा, जल अपघटन होता है। इसमें लवण का क्या होता है साथियों, जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, कॉपर सल्फेट जो लवण है उसका क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है और उससे CuOH की होल ट्वाइस प्लस H2SO4 का निर्माण हो जाता है। तो जल अपघटन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका देखिए प्रश्न 9 में कौन सा आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, जल अपघटन होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा, फॉन्ट साइज बहुत छोटी है। तो आप एक काम कीजिए, जो मोबाइल है उसको हॉरिजेंटल मोड पे डालिएगा और थोड़ा सा जो वीडियो की क्वालिटी है उसको आप 720 पिक्सल पर करके देखिएगा, आपको निश्चित ही साफ साफ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 है, एक अज्ञात गैस। देखिए दिक्कत ये आती है कि मैं एप्लीकेशन में जब ये क्वेश्चंस टाइप करता हूँ, दरअसल वहीं से मैं इसकी PDF भी प्रिंट आउट करता हूँ, तो वहाँ से इतना ही जो है वो साथियों आपका फ़ॉन्ट साइज़ आता है, उसको बढ़ा नहीं सकते प्रिंट आउट लेने के लिए, ये दिक्कत है। इस वजह से ऐसा प्रिंट आउट आपके सामने है, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़ा भी सकते थे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, उम्मीद है समायोजन हम इस चीज़ के साथ कर सकेंगे। आपका 10वां प्रश्न, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है, तो ये अज्ञात गैस है साथियों अमोनिया। ठीक है, अज्ञात गैस कौन सी है, अमोनिया है। यह जल में शीघ्रता से साथियों घुलती है। अमोनिया गैस का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है और अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद धुआं देती है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, NCERT से डायरेक्ट उठाया गया पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाँ जी, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन के कूट का चयन करना है। पहला है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारण पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। साधारण पाक सोडा किसको बोलते हैं साथियों, बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को ही पाक सोडा बोला जाता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, पाक सोडा भी इसका नाम है, NCERT में दिया गया है। फिर है, अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग जो वो अग्निशामकों में किया जाता है। उसके बाद में तीसरा कथन है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ जो आपके कथन हैं 2 और 3 दोनों ठीक हैं। पहला कथन बिल्कुल भी आपका सही नहीं है,
क्योंकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है साथियों। यह धावन सोडा है, बेकिंग सोडा नहीं है, ठीक है। निर्जल यानी जल नहीं हो जिसमें, है ना। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन आपका कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, इसलिए आपका कथन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर जो वो साथियों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए साथियों, यहाँ अगर बात की जाए तो आपको 3 कथन दिए गए हैं और फिर आपको सिलेक्ट करना है सही कथनों का जो कूट है उसका। पहला कथन है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तीसरा है, विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग जो साथियों किया जाता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है वो बिल्कुल ठीक कथन है, लेकिन एक आपका जो बिल्कुल भी सही कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि विरंजक चूर्ण के उत्पादन में हाइड्रोजन के स्थान पे क्लोरीन गैस का उपयोग जो वो किया जाता है। जो शुष्क बुझा हुआ चूना है CaOH की होल ट्वाइस यानी कि शुष्क बुझा हुआ जो चूना है उसमें जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब साथियों आपको क्या मिलता है? क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तब आपको साथियों विरंजक चूर्ण यानी कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका क्या होगा? विरंजक जो चूर्ण है उसका रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त आपको साथियों होता है, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है इसका CaOCl2, ठीक है, यह प्राप्त होता है। तो कथन एक सही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन गैस का उपयोग नहीं करते अपन, क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। तो निश्चित ही इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वो बताना है। तो NaCl की उपस्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थापन दर में वृद्धि होती है, यानी स्थापन दर में यानी जमने की दर में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल ठीक है। अगला, सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सीमेंट जल्दी नहीं जमे इसके लिए उसमें जिप्सम का योग किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही कथन है ये भी। फिर सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, तो ये कथन भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण का एक प्रकार से जलायोजित लवण को उत्पन्न करते हैं। और बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए, बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में साथियों नहीं पाए जाते हैं। यह तत्व अत्यधिक क्रियाशील होते तथा वातावरण में उपस्थित विभिन्न गैसों के संपर्क में आकर तुरंत यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए बेरियम और स्ट्रोंशियम जो प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील हैं और ये हवा वगैरह के वातावरण में जो तत्व हैं उनसे संबंध बना करके और जल्द ही यौगिकों का निर्माण जो वो साथियों कर लेते हैं। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जहां पर बोला गया है कि ये मुक्त अवस्था में पाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा अभी अभी हमने पढ़ा था, पाक सोडा जिसको बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक जो नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी साथियों बोलते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल में अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। और प्रश्न 15 में सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में साधारण नाम दे रखे हैं और सूची 2 में रासायनिक नाम दे रखे हैं। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक सूत्र भी चलिए आपको बता देंगे। फिर है बेकिंग सोडा अभी अभी हमने पढ़ा, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। फिर है वॉशिंग पाउडर को क्या कहते हैं?
जो धावन सोडा होता है, तो धावन सोडे को साथियों अपन क्या बोलते हैं, सोडियम बाई हट जाएगा क्योंकि उसमें जल नहीं होता, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। ऑप्शन 2 हो जाएगा, सी का संबंध 2 से। प्लास्ट्रोपेरिस, प्लास्ट्रोपेरिस को क्या कहते हैं, प्लास्ट्रोपेरिस को साथियों कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी एक का संबंध 3 से और बी का संबंध 1 से, सी का संबंध 2 से और डी का संबंध 4 से। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, देखिए इनके रासायनिक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र अभी अभी अपन ने पढ़ा, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। वॉशिंग पाउडर यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। और यहाँ ऑप्शन आपका 3 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न 16 क्या कहता है, pH एक मूल्यांक दर्शाता है। pH क्या बताता है, pH बताता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांक को, तो ऑप्शन बी सही होगा। pH का मान अगर 7 है तब तो विलयन न तो क्षारीय न अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, 7 से कम अगर विलयन का मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। और pH का मान अगर 7 है तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा, यानी कि न अम्लीय न क्षारीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, एक वर्षा जल का pH का मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। बिल्कुल सही पॉइंट है कि जब जल का जो pH का मान है वो 5.6 से कम आ जाता है, इसका मतलब है कि वह वर्षा जो हो रही है वो अम्लीय वर्षा है। फिर मानव शरीर 7.0 से 7.8 pH प्रास के मध्य कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। ये ऊपर नीचे होते ही व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। फिर है मुंह का pH मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दंत क्षय के बारे में हमने पढ़ा था। तो pH का मान बढ़ने पर नहीं होता, pH का भाई जब उदासीन होता है कोई भी, यानी कि जब अगर मुंह न तो अम्लीय न क्षारीय है तब उसका pH कितना होगा, तब उसका pH होगा 7। अगर 7 से आगे जा रहे हैं तो मुंह का जो वो साथियों क्षारीय होगा वातावरण, और 7 से अगर कम आ रहे हैं तो मुंह का वातावरण अम्लीय हो जाएगा, और जब अम्लीय हो जाएगा तो दंत क्षय प्रारंभ होता है। 5.5 से जब pH का मान कम आता है तब जो साथियों दंत क्षय प्रारंभ होता है। तो pH मान बढ़ने पर नहीं बल्कि घटने पर, pH मान घटने पर दंत क्षय प्रारंभ होता है। तो निश्चित ही ये आपका ऑप्शन जो कथन जो 3 है ये तो देखिए कतई सही नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कथनों को, उसके बाद आंसर कीजिएगा, गलत आपका नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक और हल्दी की प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसका उत्तर होगा हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इस वजह से साथियों ऐसा होता है। देखिए कपड़ों पर जब हल्दी का दाग लग जाता है तब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ने पर उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी है, इसके अलावा हाइड्रेजिया है ना, पेटूनिया है, जेरानियम है, जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो ये हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर
19 की बात की जाए तो प्रश्न 19 आपका सूची 1 का 2 से आपको मिलान करना है और सही कूट का आपको चयन करना है। एक तरफ आपको सामान्य पदार्थ दे रखे, एक तरफ पीएच मान। मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? मानव रक्त के पीएच का मान 7.3 से लेकर 7.5 होता है साथियों। इसके अलावा बात करें दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान 6.4 होता है साथियों। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव की लार का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से लेकर के 7.5 तक होता है, और 5.5 जब होता है तब दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मानव मूत्र का पीएच का जो मान होता है वो कितना होता है साथियों? 6.5 से लेकर के 7.5 तक ये भी हो सकता है, वेरी करता है। ठीक है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन आपका ए रहेगा। ठीक है। ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में आपका 4। ठीक है। ये आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पर रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? पहला, जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। दूसरा, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल उत्पन्न करता है। 3, जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण करता है जिसका ऋणायन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। 4 है, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेप यानी ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली अभिक्रिया होगी। तो देखिए यहाँ जो जितने भी कथन लिखे गए हैं सारे बिल्कुल सही हैं, और आपको पूछा है असत्य कथन, तो देखिए सभी कथन सही हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। सारे के सारे कथन सही हैं, असत्य कोई है ही नहीं, तो सभी कथन सही हैं। ये आपका उत्तर यहाँ पर साथियों रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 21 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच का मान संभव हो। भाई लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। क्षार करता है तो साथियों एक पीएच तो हो नहीं सकता, क्योंकि पीएच का मान अगर 7 से कम आ गया, 7 से कम आएगा तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तभी तो वो क्षारीय होगा। तो 7 से कम वाले ऑप्शन तो आपके सही नहीं होंगे, 7 से अधिक आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो न तो 4 होगा न 5, यानी कि 10 है ना। पीएच का मान जब 10 होगा तब ऐसा पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 आपका। प्रश्न 22 देखिए, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl और LiCl या KCl। तो देखिए लिथियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड और आपका HCl होगा या पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो देखिए HCl यहाँ पे रहेगा। ठीक है। HCl ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा इसमें। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। दूसरा, जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है, इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो ये हरा रंग देता है। देखिए फिनोफ्थलीन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूचक है। तो फिनोफ्थलीन जो है वो क्षारीय विलयन के साथ गुलाबी रंग देता है और अम्लीय विलयन के साथ हरा रंग देता है। जबकि जो गुड़हल का पुष्प है साथियों, गुड़हल का पुष्प सदैव याद रखिएगा, गुड़हल का, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, यहाँ कुछ गलत बता दिया मैंने। असत्य कथन का चयन करना, आपको असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, है ना, ये सही पॉइंट है, और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है, ये सही पॉइंट है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था गुड़हल और फिनोफ्थलीन में। तो देखिए गुड़हल का जो पुष्प है ना, वो सूचक के रूप में जब कार्य करेगा तो अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी करेगा और क्षारीय विलयनों में हरा रंग देगा, याद रखिएगा। ठीक है। जबकि जो आपका फिनोफ्थलीन है ये क्षारीय विलयन के साथ हल्का गुलाबी रंग देता है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, है ना। लेकिन ये अम्लीय विलयन के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, यानी कि
अम्लीय विलयन में ये रंगहीन रहता है, यानी कि कोई रंग नहीं देता है, जबकि यहाँ लिखा है ये हरा रंग देता है, तो ये गलत कथन है। ठीक है, यहाँ तक ये कथन ठीक था, ये आगे की जो लाइन है ये गलत है, इसीलिए केवल दूसरा कथन यहाँ गलत है, पहला कथन आपका सही है, आपको असत्य कथन का चयन करना था। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप अच्छे से। और ये आपके इसी के साथ अमल और क्षार का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। और ये आपके 23 प्रश्न थे, जिनसे मैं उम्मीद करूँगा कि आपका एक प्रकार से अच्छे से ये टॉपिक जो वो रिवाइज हुआ होगा। और एग्ज़ाम में जब इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप बड़े आराम से उनको हल कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे साथियों हम अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे जो आने वाली 3rd ग्रेड की भर्ती है उसमें विज्ञान और गणित ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसी चैनल के ऊपर इसी जो ये आपका नया एप्लीकेशन है इसी के ऊपर पढ़ाऊँगा साथियों। कोर्स लॉन्च करेंगे जल्द ही रीट के बाद में, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी प्रश्न बाहर ना आए इस हिसाब से पढ़ने की उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।